नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ समाज की कड़वी हकीकत को दर्शाती ये कहानी जिसका नाम है कड़वा सच। लगभग 4 साल के लंबे अंतराल के बाद आज प्रतीक विदेश से अपने घर वापस आ रहा था। उसकी माँ और छोटा भाई समीर उसे लेने एयरपोर्ट आने वाले थे, मगर वो सबसे ज़्यादा उत्सुक था अपने नाना से मिलने के लिए, जो उसके सब कुछ थे। माँ संगीता अपने कैरियर के प्रति उच्च महत्वाकांक्षी थी। इसी महत्वाकांक्षा के कारण प्रतीक के पिता का घर उन्होंने छोड़ दिया था और प्रतीक और उसके भाई को अपनी माँ के साथ उनके पिता यानी अपने नाना के शहर आना पड़ा। दरअसल प्रतीक के पिता बेहद साधारण सरल से व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और एक कस्बे के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो कस्बा माँ की ऊंची उड़ान के लिए शायद थोड़ा छोटा था, इसलिए उन्होंने अपने पिता के शहर में नौकरी को चुना। प्रतीक के मानस पटल पर न जाने कितनी ही स्मृतियां तैर गईं कि किस तरह उसकी माँ संगीता ने पिता का घर छोड़ दिया। पिता कैलाश बेहद सरल स्वभाव के होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए। वो उसकी मां संगीता के पिता की तरह धनाढ्य तो नहीं थे, पर हां भौतिक सुख सुविधाओं की ऐसी कोई कमी भी नहीं थी। प्रतीक को याद आ रहा था वो अंतिम वार्तालाप जो उसके माता पिता के मध्य घर छोड़ते समय हुआ था। उसके पिता कैलाश कह रहे थे कि आखिर क्या कमी है संगीता तुमको यहाँ, जो तुम इस घर को छोड़ के जाना चाहती हो। मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, अपने दोनों बच्चों को पाल सकता हूँ और तुम भी घर के पास के एक स्कूल में जॉब कर रही हो। मैंने इतनी पढ़ाई एक साधारण से स्कूल में मास्टरी करने के लिए नहीं की है, उसकी माँ ने कहा। पिता बस इतना ही कह पाए कि इस नौकरी के साथ तुम घर की देखभाल भी कर पाती हो, बच्चों को भी अच्छे से रखती हो, तो तुम्हें भला दूसरे शहर जाकर नौकरी की क्या आवश्यकता है। मां झल्ला के बोल पड़ी थी, मैं खुद का नाम कमाना चाहती हूं, एक मुकाम, एक पहचान बनाना चाहती हूं, और ये तुम्हारा छोटा सा कस्बा मुझे ये सब नहीं दे सकता। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह यही 10 से 5 की नौकरी करके अपना जीवन व्यर्थ कर दूं? ये मुझसे कभी नहीं होगा। जब मुझे कुछ बेहतर करने का अवसर मिल रहा है तो मैं भला उसे क्यों छोड़ूं? उसके पिता कैलाश बस इतना ही कह पाए, संगीता ये सब तुम पहले से जानती थी। तुम्हें पता था शादी के पहले कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या नौकरी करता हूँ। ये कस्बा छोटा है मगर यहाँ सारी सहूलियतें हैं, और रही मेरी साधारण सी नौकरी की बात, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो रही है। आखिर तुम्हारे ऐसे कौन से शौक हैं जो मेरी इस तनख्वाह में पूरे नहीं हो पा रहे। मैं तुम्हें और हमारे दोनों बच्चों को एक अच्छी भली आरामदायक सुकून भरी जिंदगी तो दे रहा हूं मैं, फिर तुम अचानक इस तरीके से। ये सुनकर उसकी माँ कुछ ऊंचे स्वर में कहने लगी, हाँ ये सब मैं पहले से जानती थी, मगर मुझे लगता था कि तुम एक गोल्ड मेडलिस्ट हो तो तुम्हारी अपने जीवन में कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, तुम में भी आगे बढ़ने की ललक होगी। यही सोचकर और पिता की जिद पर मैंने तुमसे शादी की थी, और मुझे लगता था कि तुम भी मेरे साथ जीवन में तरक्की करना चाहोगे। मगर शादी के इन 10 सालों में मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारी सोच इस साधारण कस्बे से ऊपर नहीं उठ सकती। मैं और यहां रहकर अपना और अपने बच्चों का दम घुटते हुए नहीं देख सकती। ना मैं खुद यहां रहना चाहती हूं और ना ही अपने बच्चों को तुम्हारे जैसा बनने दे सकती हूं। तो तुम्हारा कस्बा तुम्हें मुबारक। कैलाश जी लगभग रो पड़े थे। प्लीज मत जाओ ना छोड़कर, मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए वो सब करूंगा जो तुम चाहती हो।
मगर तुम्हारे और बच्चों के बिना ये घर वीरान सुनसान हो जाएगा संगीता। पर संगीता के दिमाग पर तरक्की की जिद इस कदर हावी थी कि उसने किसी की एक ना सुनी और अपने मायके आ गई। उसने पहले ही सब सोच लिया था, क्योंकि नाजों में पली बड़ी संगीता को जीवन से अपेक्षाएं कुछ अलग थी। किटी पार्टी, क्लब्स, शॉपिंग, घूमना फिरना, उसे ये सब जीवन का अनिवार्य हिस्सा लगते थे। यूं तो कैलाश के रूप में उसके पिता रामनिवास जी ने उसके लिए एक सुयोग्य और गुणी जीवन साथी चुना था, पर वो कैलाश के मापदंडों पर कभी खरा नहीं उतर पाए। कैलाशनाथ अपने जीवन स्तर से वहां संतुष्ट थे, मगर संगीता को वहां कुछ कमी सी लगती थी। इसलिए जैसे ही उसे अपने पिता के शहर में जॉब का अवसर मिला, उसने घर छोड़ने में तनिक भी देरी नहीं की। प्रतीक के नाना रामनिवास जी पुराने रईस थे। नौकर चाकर, शानदार बंगला, गाड़ियां, सारी सुख सुविधाओं का सामान था। तो संगीता और उसके दोनों बच्चों को वहां कोई समस्या नहीं हुई। प्रतीक को याद आया कि उसके नाना ने भी मां के घर छोड़ने का विरोध किया था। उन्होंने मां को कई बार समझाने का प्रयास भी किया था। एक बार तो उन्होंने कहा भी था, संगीता बेटा, इस तरह अपना घर भला छोड़कर कौन आता है? कैलाश एक अच्छा इंसान है, थोड़ा कम कमाता है, पर बेटा एक पिता को अपने बच्चों से दूर कर देना कुछ उचित नहीं। संगीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पापा, मैं निर्णय ले चुकी हूं। मेरे लिए अब मेरी महत्वाकांक्षाएं त्यागना संभव नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए, मैं यहां रह सकती हूं या नहीं? मरता क्या न करता। इकलौती बेटी की जिद के आगे रामनिवास जी ने अपने घुटने टेक दिए और संगीता के फैसले के समक्ष नतमस्तक हो गए। रामनिवास जी यानी उसके नाना ने प्रतीक और समीर दोनों ही भाइयों को बड़े नाजों से पाला। उनकी लगभग हर इच्छा को पूरा किया। छोटे भाई समीर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हर रोज स्कूल से क्लासेस छोड़ आता, तो थक हार कर उसे हॉस्टल में भेजने का निर्णय लिया गया। पर प्रतीक को नाना जी से दूर होना मंजूर नहीं था, तो उसने हॉस्टल जाने से साफ इनकार कर दिया और उसकी स्कूलिंग अपने नाना के सानिध्य में ही हुई। इंटरमीडिएट के बाद प्रतीक ने इंजीनियरिंग को चुना, जिसमें रामनिवास जी ने उसका भरपूर साथ दिया। उसके पिता अक्सर बच्चों से मिलने आते रहते, मगर मां ने कभी भी दोनों बच्चों को उनके साथ जाने नहीं दिया। उनका कहना यही था, या यूं कहूं मां की जिद बस यही थी कि पिताजी कस्बा छोड़कर यहां इस शहर में नौकरी करें, जो प्रतीक के पिता कैलाश कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अपने साधारण से व्यक्तित्व की वजह से कैलाश जी ने कभी अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया, मगर साथ ही वो अपने स्वाभिमान पर भी कोई समझौता नहीं करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं समाज की कड़वी हकीकत को दर्शाती ये कहानी, जिसका नाम है कड़वा सच, जो प्रतीक के पिता कैलाश कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अपने साधारण से व्यक्तित्व की वजह से कैलाश जी ने कभी अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया, मगर साथ ही वो अपने स्वाभिमान पर भी कोई समझौता नहीं करते थे और वो उसी कस्बे के कॉलेज में प्रोफेसर बने रहे। उसके नाना रामनिवास जी प्रतीक के बचपन के सबसे अच्छे मित्र थे। जीवन के प्रति सकारात्मकता, उसके मन की हर बात सुनना, समझना और अपने मन की सारी बातें उसी से साझा कर लेना, ये दोनों नाना और पोते बहुत मजे से करते थे। रामनिवास जी कभी उसके साथ बच्चा बनकर
खट्टी मीठी गोलियां खाते तो कभी उसके पिता बनकर उसको उचित संरक्षण देते। प्रतीक बेहद होनहार छात्र था। सबसे अधिक अंक लाने पर उसकी पीठ ठोक कर शाबाशी भी अपने नाना से मिलती, तो कभी जब उसके नंबर कुछ कम रह जाते तो विवेकपूर्ण तरीके से वो सांत्वना भी दे देते। प्रतीक और उनका साथ बेहद शानदार था, जैसे बरगद सी छांव मिल गई हो प्रतीक को। इसलिए जब उसे कॉलेज की ओर से विदेश जाने के लिए चुना गया तो रामनिवास जी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पर हां, दोनों ही ओर एक खालीपन सा आ गया था, क्योंकि नाना जी के लिए प्रतीक और प्रतीक के लिए नाना जी एक दूजे की बेस्ट कंपनी थे। पिता का घर छोड़ने का उसे बेहद दुख था, पर यह बात वो कभी कह नहीं पाया। और उसके बाद नाना जी से अलग होकर उसे हमेशा उनकी कमी का एहसास रहा। चिट्ठियों के जरिए और फोन कॉल्स के जरिए नाना हमेशा प्रतीक के संपर्क में रहे, पर धीरे धीरे नाना जी की अस्वस्थता तो कभी प्रतीक की व्यस्तता, लंबे अरसे से दोनों में ठीक से बात नहीं हो पाई थी। इसलिए प्रतीक चाहता था कि वो सबको सरप्राइज दे और रामनिवास जी की आंखों में खुशी देखे। तभी एयर होस्टेस की आवाज आई और उसे पता चला कि प्लेन लैंड कर गया है। एयरपोर्ट पर बाहर आते ही उसकी माँ उससे गले से लिपट गई, मगर उसकी आंखें बार बार अपने नाना को ढूंढ रही थी। प्रतीक ने जब कई बार नाना के बारे में पूछा तो उसकी माँ कुछ अनमनी सी दिखाई दी और कहने लगी, अब पहले तुम घर चलो, फिर आराम से मिल लेना। प्रतीक के मन में अनजाना सा भय बार बार घुमड़ रहा था, पर फिर भी वो बहुत उत्साहित था अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए। पर जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचा, सहसा ही उसके पांव ठिठक गए। एक अजीब सी बेचैनी और मायूसी ने उसको घेर लिया। वो समझ ही नहीं पाया कि ये सब क्या है। क्या उसका कोई पूर्वाभास या किसी अनहोनी की आशंका? उसके मन के सारे सवालों का जवाब उसे तब मिला जब उसने अपने नाना जी की तस्वीर पर चंदन की चढ़ी माला देखी और पूछने पर पता चला आज नाना जी की 13वीं है। और साथ ही एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है उनकी स्मृति में, जिसमें नज़दीकी रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, परिवारजन और उसके पिता कैलाश भी मौजूद थे। आज प्रतीक के आंखों की सारी उमंग उसके आंसुओं के साथ बह निकली जब उसने नाना जी के बारे में अपनी माँ और समीर से पूछा। तो समीर ने उसे बताया कि नाना जी लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार थे। हम सब ने उनकी भरपूर सेवा की। प्रतीक के एग्जाम्स होने की वजह से स्वयं रामनिवास जी ने ही मना कर दिया था प्रतीक को उनकी सेहत के बारे में कुछ भी बताने से। प्रतीक ये सुनकर बिलख सा पड़ा कि उसके नाना को अंतिम समय में भी उसकी कितनी चिंता थी और वो अभागा उनके अंतिम दर्शन भी न कर पाया। जब उसने अपने नाना जी के कमरे में जाने की इच्छा जाहिर की तो मां ने उसे घर के बाहर बने आउट हाउस में जाने को कहा। यह सुनकर प्रतीक के चेहरे पर असमंजस के भाव आए, जिन्हें देख उसकी मां संगीता तुरंत कह उठी, हम सब तो चाहते थे कि बाबूजी हमारे साथ घर में रहें, पर उनकी इच्छा थी कि उनके कारण किसी को कोई परेशानी ना हो और वो अपने अंतिम समय में आराम से खुले आंगन में रहना चाहते थे। इसलिए हमने सब सुख सुविधाओं का सामान वहां अरेंज कर दिया
और वो अकेले रहना चाहते थे, तो उन्हें उनकी इच्छा के आधार पर वहां रख दिया था। प्रतीक के लिए ये सब सुनना समझना बिल्कुल भी सहज नहीं था। वो पागलों की तरह सभा को बीच में ही छोड़कर दौड़ता हुआ आउट हाउस पहुंचा। वो चाहता था अपने नाना जी की कुछ यादें अपनी मुट्ठी में समेट सके। यादों की भी कितनी गहरी तासीर होती है ना, बिल्कुल चंदन की तरह छूटती तो हैं, पर उनकी खुशबू हाथों में रह जाती है। जब प्रतीक उस कमरे में पहुंचा तो वहां मातम सा पसरा हुआ था, घनघोर सी शांति, सब सामान यथावत, हर चीज अपनी जगह पर थी, पर उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। नाना जी की डायरियां। हाँ, रामनिवास जी को डायरी लिखना बेहद पसंद था। दिन की सारी बातें हों या कोई विशेष अवसर, वो हर बात उसमें लिख देते थे। बहुत ढूंढने पर सूटकेस में उसे कुछ अन्य सामान के साथ चंद डायरियां मिली। प्रतीक की आंखें खुशी से चमक उठी। जब उसने एक एक करके डायरी खोलकर पढ़ना आरंभ किया तो उसकी आंखों के कोर भावातिरेक से नम हो गए। नाना जी ने उसके बचपन से बड़े होने तक का हर घटनाक्रम डायरी में लिख छोड़ा था कि कब उन्होंने प्रतीक के साथ बाग से आम चोरी किए, कब अपनी पीठ को घोड़ा बनाया, या कब उसके साथ वो चूरन की गोलियां खाई। प्रतीक के विदेश जाते समय मन की उथल पुथल के भाव भी उन्हीं पन्नों में सिमटे थे। उनको पढ़ते समय प्रतीक को ऐसा लगा कि जैसे उसके नाना जी खुद साथ में बैठकर उसे सारी बातें बता रहे हैं। उस डायरी में सिलसिलेवार तरीके से तारीख दर तारीख हर बात का जिक्र था, पर प्रतीक ने देखा कि नाना जी के अंतिम महीनों का कोई जिक्र इन पन्नों में नहीं मिल रहा। प्रतीक अब और कुछ और जानना चाहता था। आखिर क्या हुआ था कि नाना जी अंतिम समय यहाँ आउट हाउस में रहने आ गए। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि इंजीनियरिंग के लिए विदेश गया प्रतीक अब अपने देश लौट रहा है और वह बहुत उत्सुक है अपने नाना जी से मिलने के लिए। बचपन से ही प्रतीक अपने नाना के पास रहा है और उसके नाना उसके लिए एक दोस्त की तरह है। मगर घर पहुंचते ही उसे यह पता चलता है कि कुछ दिन पूर्व उसके नाना जी की मृत्यु हो चुकी है। अब वह अपने नाना जी के अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए उनकी डायरी पढ़ रहा है। अब आगे। प्रतीक ने देखा कि नाना जी के अंतिम महीनों का कोई जिक्र इन पन्नों में नहीं मिल रहा। प्रतीक अब और कुछ और जानना चाहता था। आखिर क्या हुआ था कि नाना जी अंतिम समय यहाँ आउट हाउस में रहने आ गए। वो पागलों की तरह उन अंतिम दिनों की डायरी को ढूंढने लगा। वो डायरी तो कहीं नहीं मिली, तो वो मायूस हो गया कि उसके नाना के अंतिम क्षणों में वो उनके साथ नहीं था और उनके मन की बात भी नहीं सुन पाया, क्योंकि एक वही तो था जिसके साथ उसके नाना अपना मन साझा किया करते थे। वो बिलखता हुआ उनके बिस्तर पर लेट गया, मानो उन्हें महसूस करना चाह रहा हो, और तकिए से लिपटकर बुरी तरह रोने लगा। अचानक पिलो कवर में कुछ महसूस सा हुआ। उसने ध्यान से देखा तो उसके हाथ में एक डायरी लगी। ये वही अंतिम डायरी थी जो उसके नाना ने लिखी थी। पन्ने पलटते समय यकायक ही उसकी नज़र कुछ पन्नों पर पड़ी, जिन्हें पढ़कर उसका चेहरा फक पड़ गया था। उसके चेहरे पर कठोरता और आंखों में लाली दिख रही थी। कुछ सोचते हुए उसने कुछ डायरियों को उठाया। न जाने क्या सोचकर उसने उनमें से 2-3 डायरी उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ उस
श्रद्धांजलि सभा में माइक पर रामनिवास जी यानी उसके नाना से जुड़े लोग उनके बारे में अपने अपने अनुभवों को व्यक्त कर रहे थे। पिता दिनेश ने सरलता से रामनिवास जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि किस तरह उन्होंने उनके बच्चों का ख्याल रख उन्हें योग्य व्यक्ति बनाया। अब बारी आई उसकी माँ संगीता की, और उसकी माँ ने बोलना आरंभ किया। मेरे पिता एक विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन में हर अच्छा कार्य किया, और मुझे गर्व है कि बेटा ना होकर बेटी होते हुए भी मुझे ये अवसर मिला कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। मैंने पूरे मन से उनकी सेवा की। बड़ी तमन्ना थी कि उनका आशीर्वाद, उनका लाड़ प्यार कुछ दिन और हमें मिलता रहे, पर ईश्वर की मर्जी के आगे हम बेबस हैं। इतना कहकर संगीता की रुलाई फूट पड़ी। समीर ने आगे बढ़कर अपनी मां को संभाला और पानी का गिलास दिया। पानी पीते हुए उन्हें प्रतीक आउटहाउस से आता हुआ दिखाई दिया। उसके मलिन चेहरे को देख संगीता कह उठी, प्रतीक, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था वहां जाने के लिए, पर तुम बेटा माने नहीं। प्रतीक ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि सधे कदमों से माइक की तरफ बढ़ गया और शांत शब्दों में बोला, आप लोगों को कुछ कहना था। मुझे आज नाना जी की अनमोल धरोहर मिल गई, उनकी डायरियां, जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आज मैं जो भी कुछ हूं उन्हीं के संस्कारों और आदर्शों की वजह से हूं। उनके मन और आत्मा के अंतिम शब्द मैं आप सभी को एक साथ बताना चाहता हूं। मां और उसका छोटा भाई समीर हतप्रभ रह गए। दोनों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था। वो जीवन की रंगीनियों में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि रामनिवास जी डायरी भी लिखते थे। प्रतीक ने डायरी पढ़ना आरंभ किया। चंद शुरुआती पन्ने जिसमें उसकी बचपन की बातों का जिक्र था। उसकी मासूम शरारतों को सुन उस उदासी भरे माहौल में भी एक पल के लिए मुस्कान सी आ गई। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए उसने वो अंतिम डायरी का पन्ना खोला, जहां उसके विदेश जाने के जिक्र के साथ उन्होंने अपना अकेलापन लिखा था। और प्रतीक ने पढ़ना शुरू किया रामनिवास जी के शब्दों को। बेटी संगीता इतनी व्यस्त रहती है कि उससे बात किए हफ्तों बीत जाते हैं। समीर पर सबसे अधिक प्रभाव अपनी माँ का ही है, इसलिए वो भी अब पास नहीं बैठता। बस एक प्रतीक है जो आत्मीयता और प्रेम महसूस कर पाता है। कैसे रह पाऊंगा उसके बिना, पर अपने मन को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि उसके सुनहरे भविष्य के लिए यह बेहद आवश्यक है। धीरे से पन्ना पलटकर आगे प्रतीक ने पढ़ना शुरू किया। आज मन बहुत उदास है। इतना बड़ा घर, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं मेरा। सब जीवन की भागदौड़ में लगे हैं। किसी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। ऐसा लगता है बूढ़ा होना एक श्राप है, क्योंकि परिवार के सब लोग कतराने लगते हैं। कोई पास ही नहीं बैठना चाहता। अगले न जाने कितने पन्नों में उन्होंने अपने मन के सारे अवसाद लिख छोड़े थे, जिसे पढ़ते पढ़ते प्रतीक भावुक हो रहा था और बाकी सब आश्चर्यचकित। मृत्यु पूर्व कुछ पन्नों में इस तरह लिखा था, अब सेहत कुछ सही नहीं रहती,
पर संगीता और समीर चाहते हैं कि मैं घर में ना रहकर आउट हाउस में रहूं, जिससे कि मुझे खुली हवा मिल सके। पर मैं जानता हूं, मैं समझता हूं उन्हें मेरी चिंता नहीं है। उन्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, जिससे कि मेरी कोई देखभाल न करनी पड़े। संगीता ने मेरे लिए घर के बाहर बने नौकरों के कमरे में ही इंतजाम करवा दिया है। एसी लगवा दिया है, जरूरत का हर सामान रखवा दिया है। पर मैं अकेले कैसे रहूंगा? कोई आवश्यकता पड़ने पर किसे आवाज दूंगा? अगले पन्नों में उन्होंने और दर्द बयां किया था। संगीता ने मेरे लिए घर के बाहर बने नौकरों के कमरे में ही इंतजाम करवा दिया है। एसी लगवा दिया है, जरूरत का हर सामान रखवा दिया है। पर मैं अकेले कैसे रहूंगा? कोई आवश्यकता पड़ने पर किसे आवाज दूंगा? अगले पन्नों में उन्होंने और दर्द बयां किया था। सेहत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। ऐसा लगता है अब जीवन यात्रा समाप्त होने को है। मेरे पास हर एक चीज है। एक सुंदर सी टोकरी में फल हैं, पर उन्हें काटकर मनुहार प्यार से खिलाने वाला नहीं कोई। नौकर खाना बना तो जाते हैं, पर ना उन्हें मेरे स्वाद का पता है और ना ही मेरी रुचि का। तो कभी मन मार कर रह जाता हूं और कभी भूखा ही सो जाता हूं। रात में जब पानी की प्यास भी लगती है तो उठकर लेने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि सभी नौकर जा चुके होते हैं। तो अक्सर प्यासा ही सोना पड़ता है। कभी कभी सोचता हूं, जिस परिवार के लिए जीवन भर कमाया, अंत समय में बुजुर्ग आखिर उसी परिवार पर बोझ क्यों बन जाते हैं। और ये अंतिम पन्ना, प्रतीक ने अपने हाथ में उठाते हुए डायरी को कहा कि यह है वो अंतिम पन्ना जो नाना जी ने अपनी मृत्यु से ठीक पूर्व लिखा होगा। आज ना तो भूख है और ना ही कोई इच्छा। दीनू शाम 6 बजे तक वापस चला जाता है, मेरे पास खाना और पानी रखकर। पानी बोतल उठाते समय हाथ से छूटकर गिर गई। बोतल में थोड़ा ही पानी बचा है। बहुत तेज प्यास लगी है, हालत सही महसूस नहीं हो रही है। निचले हिस्से में कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है। इसका मतलब इंद्रियों ने साथ छोड़ दिया है। शायद मलमूत्र कपड़ों में ही निकल गया है। शर्मिंदगी के साथ साथ डर भी लग रहा है कि कहीं पानी पीने से हालत और खराब ना हो जाए। पर यह क्या, बोतल में तो एक बूंद भी पानी नहीं बचा। लगता है आज पानी भी नहीं मिल पाएगा। मुझे बेहद पश्चाताप और ग्लानि होती है स्वयं पर। आखिर क्यों नहीं समझ पाया मैं ये सब? आखिर मुझे समय पर यह समझ क्यों नहीं आया कि मेरे बच्चे अब मुझे रखना नहीं चाहते। मुझे नहीं पता मैं कितना जी पाऊंगा, पर सबसे ज्यादा क्षमा प्रार्थी हूं मैं अपने दामाद कैलाश जी का, जिनकी सरलता को मैंने उनकी कमजोरी मान लिया और अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया। शायद मुझे मेरे इन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है। शायद मेरी मुक्ति ईश्वर ने मृत्यु के रूप में मुझे दी है। पर कैलाशनाथ जी अपने सरल स्वभाव का बोझ उठा रहे हैं। अंतिम समय में बस उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर प्रतीक ने डायरी बंद कर एक तरफ रख दी। 2 घूंट पानी पीकर रुंधे गले से बोला, इस अंतिम पन्ने पर तारीख दर्ज है आज से 15 दिन पहले, यानी 4 अप्रैल शनिवार रात 11 बजे। और जैसा कि दीनू काका ने मुझे बताया कि अगले सोमवार को सुबह लगभग 9 बजे जब वो यहाँ आए, तब उन्हें नाना जी की मृत्यु का पता चला। मतलब
मतलब लगभग 30 से 32 घंटे बाद। मतलब अंत समय में नाना जी को कोई पानी देने वाला भी नहीं था, ना कोई उनके मन की सुनने वाला। घर में किसी को पता भी नहीं था कि वो न जाने कब एक गुमनाम मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि सुबह से सब लोग घर में आयोजित एक पार्टी में व्यस्त थे। रविवार का दिन था ना, जिसे हम वीकेंड्स कहते हैं। किसी ने ये जानना भी आवश्यक नहीं समझा कि घर का एक सदस्य आउट हाउस में भी है। मेरी मां, अब मैं उनसे क्या कहूं। संगीता इन बातों से पूरी तरह अनभिज्ञ थी। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ये सब बातें इस तरह सबके सामने आएंगी। उसकी नजरें शर्म से झुक गईं और वो कातर निगाहों से प्रतीक की ओर देखने लगी और जल्दी से प्रतीक को अपने गले लगाकर बोली, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे ये सब पता ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि मैंने पापा के लिए हर सुख सुविधा जुटा दी है। इतने सारे नौकर हैं उनकी देखभाल करने के लिए, तो उन्हें भला और क्या परेशानी होगी आउट हाउस में। प्रतीक लगभग रोते बिलखते तिलमिलाते हुए बोला, नहीं मां, मेरे सामने अब ये ढोंग या प्रपंच का कोई फायदा नहीं। सब असलियत मेरे सामने आ चुकी है। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो होना था सो हो चुका। आप मेरी माँ हो, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। पर बस अब मैं निर्णय ले चुका हूं कि जिस तरह नाना जी अंतिम समय में भी अकेले रहे, जिस तरह वो तड़पते रहे अपने किसी परिचित का चेहरा देखने को, अपने किसी अपने के साथ के लिए वो 30-32 घंटे प्यासे तड़पते रहे। बस माँ, मैंने अब फैसला कर लिया है। उन 30-32 घंटों की कीमत आपको चुकानी होगी। अगले 30 साल आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। अगले 30 साल आपको भी अकेले ही रहना होगा। यही है मेरा अंतिम फैसला। घर में चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। प्रतीक अपना सामान उठा चुका था। टैक्सी बाहर गेट पर थी। मां संगीता स्तब्ध थी, पर वो एक भी शब्द बोल पाने की स्थिति में नहीं थी। अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पा रही। संगीता ने आगे बढ़कर प्रतीक का हाथ पकड़ उसे रोकने की कोशिश की, मगर इस बार उसके पिता कैलाश ने संगीता का हाथ प्रतीक के कंधे से हटाया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, प्रतीक बेटा, जो बात मैं इन 30 सालों में कहने की हिम्मत ना जुटा पाया, वो तुमने कह दी। मुझे गर्व है तुम पर और तुम्हारे फैसले पर। बस इतना सा ही था आज का किस्सा। दोस्तों, आप ये कहानी हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है किस्से जिंदगी के बाय नितिन राठौर, और हमारा हैंडल आईडी है @kissewaala_इंदौरी।